वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज तपस आईएएस। तपस आईएएस में आपका स्वागत है। टुडे 5th of September 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज पेपर्स। सो आज 5 सितंबर है, तो आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। सो कुछ दिनों से लगातार कुछ लोग लिख रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे, तो कुछ पर्सनल रीजन की वजह से और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। 7 दिन का अप्रॉक्सीमेटली 6 या 7 दिन हुए हैं जिससे मैं आपको करंट अफेयर का न्यूज़ नहीं दिया हूँ। तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीक का जितने भी करंट अफेयर हैं उसको कंपाइल करके मैं एक वीडियो बना दूंगा और उसमें सब कुछ कवर होगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और टुडे ऑनवर्ड्स, आज से आपको जो है करंट अफेयर के जो भी वीडियो हैं आपको अपडेट मिलते रहेंगे। सो अपने स्टाइल में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो पहला न्यूज़ क्या है आप लोग के लिए? पहला न्यूज़ है कि सेंटर हैज़ प्रपोज फॉर्मिंग 13 मेंबर टेक्निकल कमिटी टू इवेल्युएट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 13 हिमालयन स्टेट। और ये होना था कि जिस तरीके से हिमालयन स्टेट्स हैं, इसमें आप सबको पता है, जैसे आपका एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि एक उत्तराखंड हो गया, एक हिमाचल हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे हिमालयन स्टेट्स हैं, तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस सब में क्या हुआ है, इस सब में ओवरलोडिंग हो गई है, ओवर कैपेसिटी हो गई है। अब आप ये याद रखो कि जो पॉपुलेशन है और जो इन्वायरमेंट है, इनका रिलेशन समझो। इन्वायरमेंट की एक कैपेसिटी होती है कि मैं इतने पॉपुलेशन को झेल सकता हूँ, यहाँ तक इन्वायरमेंट जो है वो डिटरेट नहीं होगा। लेकिन जब केयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा किसी चीज़ को आप डैमेज करोगे, आप उसको छेड़ोगे, तो वो उसकी जो सेंटिटी है, वो इन्वायरमेंट की जो सेंटिटी है, वो धीरे धीरे ख़त्म होएगी। कहीं पे लैंडस्लाइड आएगा, कहीं पे फ्लड आएगा, कहीं पे जो है घर एक ही बार में, जैसे फ़ोटो दिखाया गया कि घर एक ही बार में ध्वस्त हो गए, ठीक। तो इसके पीछे का रीजन ढूंढा जाएगा। और जिस हिसाब से उत्तराखंड में जोशीमठ में और डिफरेंट कुल्लू हो गया, और आप टूरिस्ट प्लेस जो देखोगे जहाँ पे सारे लोग जो कोशिश करते हैं कि वहीं पे चले जाएं और वहीं पे अपने जो अच्छे टाइम्स हैं वो स्पेंड करें, तो इसकी एक कैपेसिटी है जिसको लोड कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। लोड कैरिंग कैपेसिटी। सपोज करो कि आप 80 केजी के हो, आप 80 केजी तक खुद उठा सकते हो, चलो बॉडी बिल्डर हो तो 100 केजी के उठा लोगे। लेकिन मैं कह दूं कि तुमको 600 केजी उठाना है, तुम्हारे कमर टूट जाएंगे भाई, फ्रैक्चर हो जाएंगे। सेम चीज़ इन्वायरमेंट के साथ भी है। आप उसकी कैपेसिटी को समझो। अगर उसकी कैपेसिटी को नहीं समझोगे, हिल टाउन की जो अपनी जो सेंटिटी है कि किस तरीके से वहाँ के लोग उसको जीते हैं, अगर उसको आप समझोगे नहीं, आप आउटसाइडर हो गए और उस जगह को पॉल्यूट करना स्टार्ट किए। खैर, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट में बोलना स्टार्ट कर देंगे, कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे कि हम टैक्स पेयर हैं, हम वहाँ जाके पैसे देते हैं, तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जो करेगी, इसके साथ साथ इन्वायरमेंट की एक अपनी भी तो कैपेसिटी है कि उससे ज़्यादा गवर्नमेंट कितनी भी उसको असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो उसको लेके एक कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दी है कि वो असेस करेगी कि ये 13 हिल स्टेट जो है उसकी कैपेसिटी क्या होगी, और वो चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट को बताई जाएगी कि ये कैपेसिटी है इस तरीके से, और जो भी होगा उसको लेके जो भी पॉलिसी बनेगी उसको लेके डिस्कस होगा। तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। तो राइटर ये लिखते हैं कि द कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन इकोसिस्टम कैन सस्टेन विदाउट गेटिंग डिग्रेडेड। आसान भाषा में समझाया हूँ कि एक किसी भी चीज़ की कैपेसिटी होती है, तो इकोसिस्टम की एक अपनी भी कैपेसिटी है कि जिसमें वो सस्टेन कर सके, अपने आप को डिग्रेड ना करे, और वो मैक्सिमम पॉपुलेशन को, जितने मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसको जो वो अपनी सर्विस कैटर कर सके। जैसे वहाँ का नेचर, ठीक है, जैसे वहाँ के जो फ्लोरा फोनास हो गए, या फिर वहाँ के जो, तुम समझो कि वहाँ के जो रिवर्स, फ्लोइंग रिवर्स होंगे, ठीक है, कि वो कितने पॉपुलेशन को सर्व कर सकता है। सपोज कि कोई एक पॉन्ड है जहाँ पे 600 लोग रह रहे हैं, 800 लोग रह रहे हैं, और वो 800 लोगों में वो उसको, चलो ठीक है वो साफ़ है पॉन्ड, लेकिन मान लो वहाँ पे 6000 लोग रह रहे हैं और कल के दिन वहाँ पे सारी चीज़ एक्टिविटीज़ हो रही है, तो वो धीरे धीरे पॉन्ड जो है ख़राब होने लगेगा। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं तुमको दे सकता हूँ। लेकिन अपने को ये समझना है कि कैरिंग कैपेसिटी किसी भी इन्वायरमेंट का क्या होता है,
और वहाँ पे कितने मैक्सिमम पॉपुलेशन को वो कैटर कर सकता है। तो इसको लेके ये न्यूज़ में है, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन में काम आएंगे। तो उसको अच्छे से समझ लो कि जो हिमालयन स्टेट का क्राइसिस है वो केवल हिमालयन स्टेट का क्राइसिस नहीं है, वो तुम्हारे लिए भी है। क्यों? क्योंकि गंगोत्री, यमुनोत्री या डिफरेंट जो रिवर्स के ओरिजिन्स हैं वो ऊपर से ही आते हैं। अगर वहाँ की सेंटिटी ख़राब होगी, अगर वहाँ का जो फिजिकल और स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट जो नेचुरल उसके फ्लोज हैं अगर वो ख़राब होंगे, तो समझ लो कि जो नीचे के स्टेट है वहाँ पे पानी की कटौती स्टार्ट होगी, बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें उसके बढ़ेंगी। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी था। अब कौन इसको पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है हमसे उससे मतलब नहीं है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हिल स्टेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसको लेके मैंने एक और भी यूट्यूब में बना रखा है, हिमालयन ब्लंडर्स करके, तो उसको भी देखो कि हिमालयंस के कुछ अपने चैलेंजेस हैं, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप देख लेना उसको भी। तो एक तो न्यूज़ ये हो गई, तो फर्स्ट न्यूज़ ये हो गया आपके लिए। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है। अब चाइनीज प्रेसिडेंट विल नॉट अटेंड द दिल्ली G20 समिट। तो G20 समिट होने वाला है, हम सबको पता है, इंडिया होस्ट कंट्री है, हम होस्ट कर रहे हैं, प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए। अब जिनपिंग साहब नहीं आएंगे। अब ये जिनपिंग साहब नहीं आएंगे, अभी तो तुम्हारा जो इसमें कुछ दिन पहले जो हमने आपको पढ़ाया था कि उसमें ये था कि 19th लेवल का टॉक चल रहा है आर्मी के साथ, सब कुछ सही चल रहा है, हम आके बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, फिर अचानक नहीं आना, तो एक टाइप का है। अभी जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो कुछ इस पर, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इस पर कुछ ज़्यादा कमेंट किया नहीं है कि क्यों नहीं आया और उनके आने से क्या चीज़ें नहीं होंगी। उनके साइड से उनके फॉरेन मिनिस्टर अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो अपने लिए ये है कि अब रसिया के साथ अलग सीन चल रहा है। रसिया यूक्रेन का वॉर है, रसिया वर्सेस यूक्रेन, तो ये वॉर चल रहा है। तो इस वॉर की वजह से रसिया के ऊपर ऑलरेडी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है एक वारंट निकाल रखा है, तो वो अब ब्रिक्स भी समिट में नहीं गए थे। लेकिन चाइनीज़ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इनका नहीं आना एक टाइप का है, एक डाउट है। लेकिन पहले डाउट क्लियर होने दो, लिखने दो। पहले फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर लिखते हैं कुछ इस टाइप की चीज़ें कि क्यों नहीं आए, तब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हम कुछ ऐसा परमिटेशन कम्बिनेशन नहीं लगाएंगे कि वो नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके आने से क्या होगा, ठीक है। तो हमको वो नहीं समझना है। बस अभी के फिलहाल के लिए G20 में वो समिट में नहीं आ रहे हैं, उनके एब्सेंस पे वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आएंगे। तो अपने लिए G20 में ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने ब्रिक्स के लिए आपको पूरा बना दिया हूँ, वैसे G20 का एक फुल वीडियो बनाऊँगा 20-25 मिनट का कि रेलिवेंसी ऑफ G20 क्या है। अब मान लो कि बिडेन साहब ने कहा है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट अगर नहीं आते हैं तो ये काफ़ी दुखद समाचार है हमारे लिए, क्योंकि इतने बड़े कंट्री है चाइनीज़, ठीक है। आपको पता होगा कि अभी तो हमने उनको पॉपुलेशन में बीट किया है, वी आर दी लार्जेस्ट। तो वो सेकंड लार्जेस्ट हैं, अगर वो उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं G20 जैसी संस्था के ऊपर, ठीक है, प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे ग्लोबल ऑर्डर डिसाइड होता है, तो डेफिनेटली ये अच्छी संकेत नहीं है। लेकिन फिर भी हम इससे बचेंगे अभी, ताकि जब तक हमारे फॉरेन मिनिस्टर का कुछ उस पर कमेंट ना आए तब तक इसके बचो आप। एज ए डिप्लोमेट्स हमें आगे कुछ करना भी नहीं है, पहले आ जाने दो सारे लोगों को, टेबल पे पॉइंट आए तो तब तो हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट G20। सो नेक्स्ट देखते हैं। यस, आर्टिकल 370 को लेके है, तो मैं आपको लगातार इसका बीच में कुछ दिनों से वीडियो नहीं बनाया। उससे पहले मैंने आपको 370 का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट लगातार डेली उस पर हियरिंग करती है और डेली उस पर कुछ ना कुछ नए फैक्ट्स आते हैं, न्यू फैक्ट्स जनरेट्स होते हैं। अब मैं डेली इसके बारे में आपको बताने लगूंगा तो आपको इंटरेस्ट तो जरूर आएगा, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो चेक करोगे तो बहुत कम होगा। तो मैं फिर भी आपको समझाने के लिए चीज़ समझा देता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ एक नया पॉइंट 370 के बारे में आदत से मजबूत टाइप का मैं आपको दे के चला जाता हूँ। अब वो क्या है, 370 केस में क्या था, एक पिटिशनर थे, वो MP है, ठीक है, और वो उन्होंने कभी नारा लगाया होगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। तो अब वो उसको DY चंचूर कह रहे हैं कि तुम एक एफिडेविट दो, और एक एफिडेविट दो, और वी वांट इट फ्रॉम हिम दैट ही अनकंडीशनली एक्सेप्ट दैट जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया एंड ही ओज एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा तो रखो, पहले ये तो बोलो कि जम्मू एंड कश्मीर जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है।
तो कपिल सिब्बल ने बोला कि हाँ ऐसा है, लेकिन कपिल सिब्बल को DY चंद्रचूड़ साहब ने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, तुम्हारा सबमिशन नहीं सुनूंगा मैं, हमें एफिडेविट में दो। तो 370 के ऊपर लगातार इंटरेस्टिंग डिबेट चल रहा है। इसका जजमेंट जो भी आएगा वो मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन कुछ पॉइंट 370 के ऊपर जो भी कोर्ट रखेगी डेफिनेटली बताऊँगा मैं आपको। फिलहाल 370 के बारे में ये समझो कि कोई जजमेंट अभी तक नहीं आया है, अभी कोर्ट केस लगातार चालू है, ठीक है। सो अपने को केवल ये याद होना चाहिए कि अभी करेंटली चल क्या रहा है, और 370 के बारे में लगातार मैं आपको बताता ही रहता हूँ। फिर G20 के बारे में समिट में आ गया सिटी के न्यूज़ में कि एक्सेप्ट एसेंशियल्स नो डिलीवरी सर्विस इन न्यू दिल्ली। ये काफ़ी लोकल एक टाइप का न्यूज़ हो गया कि दिल्ली में समिट्स होना है तो सारी चीज़ों को आपको ऑफकोर्स सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करनी है, जो भी हैं, जो भी DGP होंगे वहाँ के, तो उनको ट्रैफिक मैनेजमेंट करना, ये करना, आपको पता है कि 50 टाइप की चीज़ें होनी है। तो कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस जो सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ दिल्ली को मिले हैं उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, ताकि एक जो फॉरेनर्स हैं उनको वो सिक्योरिटी का कंसर्न ना रहे। तो इसेंशियल सर्विस में जो भी मेडिसिन होगा वो ऑन रहेगा, बाकी चीज़ों को धीरे धीरे वो कर्टेल करेंगे कुछ दिनों के लिए, शायद 8, 9, 10, 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो सिटी न्यूज़ में ये है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि आप समझो कि सुप्रीम कोर्ट ने कह रही है कि रिजर्वेशन जो है, मराठा का रिजर्वेशन जो है उसको उसने कॉन्ट्राडिक्टरी पाया था। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 2019 या 20 के आसपास। 2000 एक्चुअली क्या था इस केस में कि आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना था, मराठा रिजर्वेशन चल रहा था उस समय, 2018 की बात है, 18, 19, 20, तो आप 3-4 साल। अब इलेक्शंस होने वाले हैं तो कुछ इस टाइप के न्यूज़ आएंगे, ठीक है। लेकिन अपन को क्योंकि अब रिजर्वेशन से रिलेटेड है तो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, और फिर पॉलिटी की कंप्लीट सीरीज में तो मैं आपको आर्टिकल जो है 15-16 तो पढ़ाऊंगा ही। तो रिजर्वेशन को आप देखेंगे तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 आपको इस पर ध्यान होना चाहिए। अब एम्प्लॉयमेंट में अगर रिजर्वेशन होता है तो 16 में चला जाता है, और प्रोहिबिशन है जो कास्ट, क्रीड, कलर जो भी है उसमें आर्टिकल 15 उसमें रूल में आ जाता है, और आर्टिकल 14 आप सबको पता है कि इक्वलिटी की बात करता है। तो जब हम पॉलिटी की सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल 14, 15 और 16 को अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन फिलहाल तो रिजर्वेशन तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो रिजर्वेशन फॉर मराठा क्या है, तो अब ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैं, उन्होंने एक कमेटी बना दी है, और बोला कि 1 महीने के अंदर में तुम मुझे बताओ कि रिजर्वेशन कैसे दे सकते हैं मराठा को, ठीक है। तो इसको लेकर कमेटी बनाई है, और इसको कमेटी बनाई है तो इसके लिए हमें एक इसका अंडरस्टैंडिंग समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का हिस्ट्री क्या था। तो 2018 की बात है कि जो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक बिल पास किया था जिसमें 16% रिजर्वेशन जो था वो पास कर दिया था एजुकेशनल गवर्नमेंट जॉब्स में कम्युनिटी को, वहाँ महाराष्ट्र जो भी हैं वहाँ की कम्युनिटी, तो उसको उन्होंने 16% रिजर्वेशन दे दिया, 16% रिजर्वेशन। 2000 कुछ लोग उसको बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके फेवर में दिया इन जुलाई 2019, एंड द हाई कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस वैलिडिटी on the reservation but asked the government to reduce it from 16% as recommended by the state backward commissions। तो बोला कि कुछ रिड्यूस कर दो ऐसा। फिर इससे लोग नहीं माने तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, ऑफ कोर्स वो जाएंगे ही। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टक डाउन कर दिया कि नहीं भाई, रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते इस टाइम। तो उसको लेके एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए और उसको ध्यान में रखते हुए एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ो और रिजर्वेशन से कि क्यों स्ट्रक डाउन किया, और एक कमेटी बना दी है, बोले कि और मुझे बताओ कि कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया, लेकिन हम जो मराठाज हैं उसको किस तरीके से, मराठवाड़ा रीजन में जो होते हैं ये लोग, जो मराठवाड़ा रीजन में हैं, उसको किस तरीके से ओबीसी की कैटेगरी में या फिर उनको कुनबी कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाए। तो आपको ये समझना है कि रिजर्वेशन को इन्होंने, मराठे वाले रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया था, आपको स्ट्रक डाउन किया था। उसके अगेंस्ट में जाके शिंदे साहब जो है एक कमेटी बनाई है, और उस कमेटी को बोले हैं कि मेरे को 1 महीने के अंदर में रिपोर्ट बताओ। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो थे, जो मराठवाड़ा रीजन में थे, वो अनशन पे बैठ गए, और उसमें से एक बंदा भूख हड़ताल पे बैठ गया, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गया। अब वो बंदे वहाँ से उठ नहीं रहे, तो आपको ये साहब याद आ रहे होंगे, तो ये यहाँ के कौन, होम मिनिस्टर हैं, पहले मुख्यमंत्री होते थे देवेंद्र फडणवीस, तो वहाँ पे लाठीचार्ज कर दिए। तो लाठीचार्ज करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे स्थिति गर्मा गई,
तो उसको लेके अब शिंदे साहब को डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिजर्वेशन इशू। रिजर्वेशन अपने आप में अथाह चीज़ें हैं, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश मत करना, लेकिन अवेयर रहो कि महाराष्ट्र एरिया में मराठाज को लेकर थोड़ा रिजर्वेशन की बातें एक्सप्लोर करने की बातें हो रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिजर्वेशन। अब ये जो छोटी मोटी न्यूज़ आती हैं जो मैं आपको देता हूँ उसको याद रखना कि मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश का न्यूज़ अभी जो लोकल उसमें है उसमें तुमको छपते हुए दिखेंगे, जैसे मध्य प्रदेश उमा भारती, तो इससे पहले आपको मध्य प्रदेश के न्यूज़ नहीं दिखेंगे। जैसे इलेक्शन आएंगे तो हमको मध्य प्रदेश चलेगा, राजस्थान चलेगा। तो आप ये न्यूज़ को इतना इंपॉर्टेंट मत समझना, बस ये समझना उमा भारती क्या कह रही है, ठीक है। तो उमा भारती कह रही है कि भाई हमको भी बुला लेते, थोड़ा सा हमसे भी नॉलेज ले लेते, तो इनको लोग साइड कर दिया है, तो उमा भारती को लेके न्यूज़ में है। फिर ये इसमें है मध्य प्रदेश को लेकर न्यूज़ में ये है कि भाई ड्राउट लाइक सिचुएशंस हो गए हैं, पावर का क्राइसिस हो गया है, इस टाइप की चीज़ें हो गई है। तो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं ये सब, आपको सबको पता है कि इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिसकी वजह से अब पावर का क्राइसिस होगा। तो बहुत जगह पे अगर हाई डिमांड होता है तो पावर का क्राइसिस होता है, ठीक है, लेकिन उसका रीज़न यही नहीं है कि हाँ पावर क्राइसिस होता होगा, क्यों नहीं होता होगा। आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को चैलेंज करो, उसको आप पॉलिटिसाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल यही एक रीज़न है तो उसको आप ध्यान मत देना। ये पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, यस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ था, कुछ दिन से मैंने इसको पढ़ा लेकिन मैं टाइम नहीं मिला तो मैं बता नहीं पाया आपको। अब वो डीएमके के लीडर हैं, उन्होंने बोल दिया कि जो हिंदू में कुछ इस टाइप के इविल्स हैं, ठीक है, उसको ख़त्म कर देंगे ऐसा करके। अब फिर उसकी जो चीज़ें हैं उसको, क्योंकि आप सबको पता है कि तमिलनाडु में जो है वो स्टालिन की सरकार है, डीएमके की सरकार है, तो इस पे काफ़ी लोग एक्टिव हो गए कि भाई तुम ये कैसे बात कर सकते हो कि हिंदुज़म को ख़त्म कर दूंगा, हिंदू सनातन धर्म को ख़त्म कर दूंगा। तो उस पर उन्होंने ट्विटर पे आके अपना एक रिप्लाई भी इन्होंने दिया और उन्होंने बोला कि जो इविल्स हैं, जैसे मैंने बोला था मलेरिया डेंगू को जिस तरीके से हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, इनका स्टेटमेंट मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग भी समझ जाएं कि मलेरिया या डेंगू, तो जब इन्होंने ऐसा बोला कि जैसे मलेरिया डेंगू को आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, एलिमिनेट करने की, आपको सोसाइटी में ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए ना। तो ये कहना चाह रहे थे कि ऐसे ही हमें जो भी इविल्स हैं हिंदूज़ में और हिंदुज़म में उसको ख़त्म करने की, जैसे वुमेन को लेके इनइक्वालिटी की, जेंडर जस्टिस की, इस टाइप की चीज़ें की बातें कहना चाह रहे थे, या फिर इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया या इन्होंने ही गलत तरीके से बोला। इस पे लगातार एक क्वेश्चन आ गया है और लगातार पेपर उसको अलग अलग तरीके से छाप रहा है। जैसे आज राजनाथ सिंह ने भी उसको क्रिटिक्स में लिया है, बोला है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आप सनातन धर्म को ख़त्म कर दोगे, ठीक है, कि मैं सनातन धर्म को, मतलब हमें सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहिए, इस टाइप का कोई स्टेटमेंट। तो काफ़ी ये है। अब सबको पता है कि इंडिया जो है INDI जो अभी ग्रुप बना है जो बीजेपी को चैलेंज कर रहा है 2024 के इलेक्शन में, उसमें डीएमके भी पार्टनर है तमिलनाडु से। तो बीजेपी को एक मौका मिल गया। बीजेपी बोलती है कि तुम तो ऐसे लोगों के साथ हो जो तो बोल रही है कि हिंदुज़म और हिंदू को ख़त्म कर दूंगा। तो फिर सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है जो अपोजिशन में है वो आके बोल रहे हैं कि नहीं भाई, ये हिंदुज़म या हिंदू की बात नहीं कर रहा था, वो ये तो बोल रहा है कि उसमें जो इनक्वालिटीज़ हैं, उसमें जो ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें नहीं है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये धीरे धीरे और बढ़ेगा, ठीक है। तो कोई इंसान सनातन धर्म को कैसे ख़त्म कर सकता है, या सनातन धर्म इतना वीक है क्या किसी के बोलने से ख़त्म हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो इसको देखते हैं कि ये कितना बड़ा बनता है, लेकिन ये बड़ा बनेगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, अब शशि थरूर साहब ने फेडरलिज्म के ऊपर लिखा है 1 नेशन और 1 इलेक्शंस। तो 1 नेशन एंड 1 इलेक्शन, अब क्योंकि ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और ऊपर वाले जो राइटर हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के हैं, दत्ता जो, तो उस जो है हम इसको डिस्कस करने से बचेंगे, क्योंकि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो व्यूज़ है उसको इंडोर्स करने की कोशिश नहीं करते हैं। टिल देन कि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, हमें समझने की ज़रूरत है कि कांग्रेस की क्या सोच है, क्या आइडियोलॉजी है।
ठीक है। लेकिन यस, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट जरूर है कि वन नेशन एंड वन इलेक्शन, तो इसके ऊपर पूरा वीडियो आएगा, क्योंकि ये इतनी छोटी टॉपिक है नहीं कि मैं एक बार में बोल दूं, क्योंकि इसके इम्पैक्ट जो हैं वो केवल ऐसा नहीं है कि फेडरलिज्म पे पड़ रहा है, आप समझ रहे हो। तो मैं एक लाइन में आपको इम्पैक्ट पढ़ा दूं और ख़त्म कर दूं, तो ये इतना छोटा टॉपिक है नहीं, तो मैं इसको अलग तरीके से कैटर करूंगा। लेकिन जो राइटर जो छोटी मोटी चीज़ें बोल रही है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब ये आप समझो कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो फेडरलिज्म के खिलाफ राइटर लिख रहे हैं कि टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटी, वो जो है जो गवर्नेंस है जिस पे हमारा कंट्री रन होता है, जैसे जिस टायर 3 में से पंचायती राज हो गया। तो अगर आप वन टाइम पे इलेक्शन करवाते हो, दैट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमें वो देखना है। और इसकी ज़रूरत है क्यों, तो आपने एक कमेटी तो बना दी है, फॉर्मर जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद करके, तो उनको आपने हेड बना दिया है। और ऐसा नहीं है कि अभी साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात अभी हो रही है, 1983 1984 के आसपास भी इससे बात हुई थी, लॉ कमीशन ने उसके ऊपर भी रिपोर्ट दिया था। फिर उसके बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी वो बहुत उसमें इनको इसके फेवर में थे। तो ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन आने से कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इंडिया को, या फिर इनके जो जैसे क्लेम कर रहे हैं कि इससे क्या हो जाएगा कि पैसे बच जाएंगे, सहूलियत हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिकली सब कुछ चेंज हो जाएगा। और लेकिन इससे नुकसान, इसके क्या नुकसान है, क्या प्रॉफिट है, हमें वो देखने की ज़रूरत है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या हर्डल्स हैं, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो हम उसको समझेंगे कि इसमें राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखते हैं, पहला पॉइंट समझते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शंस इन ए मल्टी टायर्ड गवर्नेंस सिस्टम सच एज वन इन इंडिया, ए यूनियन ऑफ स्टेट, electoral democracy works by allowing people to choose their representative for each tier based on their perception of who is the best suited to represent them for each specific tier. आप अपने सिटीजन को यहाँ समझा देता हूँ। आप ये समझो कि लोकसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, पंचायती राज सिस्टम है। आप ये चाह रहे हो कि लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और पंचायत राज सिस्टम में एक ही टाइम पे इलेक्शन हो। अब आप सोच के देखो कि लोकसभा में कोई बीजेपी को चाहता है, चलो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बीजेपी को चाहता है, लेकिन वो ग्राउंड पे कांग्रेस को चाहता है या कोई रीजनल पार्टी को चाहता है कि इसके बंदे जीते, या फिर इंडिपेंडेंट ही किसी को जिताना है उसको। तो भाई ये वोटर्स के राइट्स है ना, परसेप्शन की बात है, ये वोटर का परसेप्शन है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस लोकल इंटरेस्ट खत्म हो जाए। और क्या तुम यही तो नहीं करना चाह रहे हो कि अगर सेंटर में कांग्रेस है तो चलो स्टेट में भी कांग्रेस, और उसके बाद जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या फिर पंचायती राज में जो है, पंचायत में जो है, हर जगह पे कांग्रेस 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 चले। भाई ऑटोक्रेसी आ जाएगी, डिक्टेटरशिप लीड स्टार्ट हो जाएगा। सुनेगा कौन बात तुम्हारी? ऑपोजिशन की कौन सुनने वाला है?
इसके बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं जिसको मैं आपको काउंट करवा सकता हूँ, लेकिन राइट नाउ मेरे को केवल जो राइटर लिख रहे हैं उस पर स्ट्रिक्ट होने हैं। तो आपको ये सब नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस, आपको एक आंसर राइटिंग में ये आना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस लोकल इंटरेस्ट का एक मेन मुद्दा है। फिर दूसरा तो ये है कि आप कह रहे हो कि इकोनॉमी, दैट इज फाइनेंस, दैट इज बजट, दैट इज कॉस्ट, कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा, वन नेशन वन इलेक्शन अगर होगा तो कॉस्ट कम लगेगा। भाई कोई डाटा है तुम्हारे पास तो दो, कौन से डेटा है तुम्हारे पास जो कहता है कि अगर एक टाइम पे अगर इलेक्शन होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगा, और कौन से कॉस्ट, कितनी कॉस्ट, हाउ मच, और इस कॉस्ट वर्सेस डेमोक्रेसी का क्या रिलेशन है। अगर मान लो कि आपको सरकार का बजट का 200 करोड़ रुपए इस पे सेव हो गया, लेकिन डेमोक्रेसी जो है, जो इंडिया की डेमोक्रेसी जिसको फ्रेजाइल डेमोक्रेसी कहते हैं, अगर ये वीक हुआ तो ऐसे 200 करोड़ लेके क्या करना है जहां पे डेमोक्रेसी वीक हो रही है तुम्हारी। इंडिया के लोग तो है कि 200 करोड़ रुपए और खर्च कर लो लेकिन डेमोक्रेसी स्ट्रांग रखे, जहां पे आप अकाउंटेबल हो, आंसरेबल हो। तो ऐसी चीज़ों को राइटर लगातार लिख रहे हैं, डिफरेंट राइटर्स को पढ़ा मैंने, उसमें लिखे हैं इन्होंने इस तरीके की चीज़ें, और मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो देखते हैं फिर उसमें क्या कहना चाह रहे राइटर। तो वापस आते हैं अपन पॉइंट पे। तो एक तो परसेप्शन का शिकार हो गया कि हर एक टायर में, टायर जो 3 है, 2 है, 1 है, जिसमें भी जो भी टायर्स हैं, और प्लस जो यूनियन ऑफ स्टेट है या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का एक अधिकार है सिटीजन के पास, एक वोटर्स के पास। तो उस वोटर्स के परसेप्शन के साथ मत खेलो कि दिल्ली में अगर सेंटर में अगर कांग्रेस है या फिर बीजेपी है या फिर कोई और पार्टी, तो म्युनिसिपल और पंचायत तक वही रहेगा। एक क्रिएट होगा ना कि एक दिमाग में, और इतनी सोच नहीं रखती, चलो ठीक है सेंटर में रखते हैं तो लोकल इशू पे डिस्कशन होना बंद हो जाएगा, और लोग बोलेंगे चलो यार वहाँ पे हैं तो, और फिर ये बाद में ये बोलेंगे कि मैच नहीं कर रहा है, आपने वहाँ पे एक ही समय पे इलेक्शन हुआ, आपने बीजेपी को चुन लिया, फिर बाद में कांग्रेस को चुन लिया, दोनों में तालमेल नहीं है, इसीलिए जो हर्डल्स हो रहे हैं कामों में। तो इसीलिए एक ही जगह पे एक ही बार एक ही बंदे को चुन लो, एक ही पार्टी को तीनों जगह पे चूज कर लो। तो ये इसके निगेटिव पॉइंट्स हैं। मल्टी टायर्ड गवर्नेंस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, वो डैमेज में आने के इनके खतरे हैं। फिर देखते हैं क्या बोलते हैं। फिर बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसी बातें करता है भाई। डिमार्केशन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 3 डिफरेंट लेवल पे, जो लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, फिर पंचायत हो गया, फिर ऊपर जाके आपको यूनियन गवर्नमेंट का हो गया, तो डिमार्केशन भी तो है। आर्टिकल 82, 83 पढ़ेंगे या फिर 356 पढ़ेंगे तो हर में डिमार्केशन है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली इसको भी चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारे आर्टिकल्स चेंज करने पड़ेंगे, स्टेट के जो कंसेंट लेने पड़ेंगे। तो आपको उसको भी देख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी चीज़ों में चेंजेस होने की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर ऐसा तो है नहीं कि आप जो है इलेक्शन एक साथ नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। मैं चाह रहा था कि ये पॉइंट आपको बाद में समझाऊं एक अच्छा वीडियो बना के, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें और बता दे रहा हूँ। 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट लेता हूँ मैं। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशंस का तो गेम होगा इसमें। कुछ आर्टिकल्स जैसे 82, 83, 356, इस सब को अमेंड करने की ज़रूरत होगी। तो चलो आप अमेंड कर लोगे, ये तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है अगर आप सारे ले। चौथा, सो द मेन पॉइंट इज दैट कि अगर आपको लगता है कि ये लाने से सब कुछ चेंज होगा, तो ऐसा नहीं है कि ये कभी हुआ नहीं है। राइटर ये भी कह रहे हैं कि आप एग्जाम्पल के लिए सोचो कि यूनियन इलेक्शन हो रहा है। यूनियन इलेक्शन का मतलब मैं पार्लियामेंट की बोलता हूँ, लोकसभा। तो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ क्या लोकसभा के इलेक्शन के साथ साथ जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शंस होते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव से हुआ है भाई, बहुत बार होता है।
जब आपको देखेंगे कि पार्लियामेंट का इलेक्शन चलता रहता है, लोकसभा का, और साथ में स्टेट का भी इलेक्शन कमीशन उससे डिक्लेयर कर देती है कि आपको यहाँ पे इधर इलेक्शन चल रहा है और उस साइड जो है वो स्टेट का, जैसे सिक्किम विक्किम कहीं पे इलेक्शन चल रहा है। तो लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है, किया जा सकता है, लेकिन आपको हर एक पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो रीजनल पार्टी जो हैं, उनके आपके व्यूज जानने पड़ेंगे पॉलिटिकल्स उसके। अब मान लो किसी एक जगह पे बीजेपी की सरकार है, दूसरी जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, या किसी थर्ड पार्टी की सरकार है, ठीक है, आप वो अपना टेन्योर उसका 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, आप बोल रहे हो कि चलो तुम सरेंडर कर दो आज। तो इसके ऊपर कमेटी बैठेगी, कमेटी डिस्कस करेगी कि ये सारे लोग कैसे एक साथ आएंगे, तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। और क्या एक ही टेबल पे बैठेंगे ये लोग, तो उसको देखते हैं। और क्या लिख रहे हैं ये, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है इनके हेड होंगे। ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में बताएंगे कि किस टाइप की रिपोर्ट बन रहा है। फिर ये कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैज ए कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज अलाउइंग वोटिंग। मैं आपको ये बता दिया कॉस्ट कटिंग को लेके कि कॉस्ट कटिंग डेटा दो मुझे भाई, ऐसे नहीं। कॉस्ट कटिंग किससे, केवल बोलने से नहीं हो जाता है कि आपका जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस या म्यूनसिपल या पंचायत इलेक्शन अगर एक साथ होगा तो आपको कॉस्ट कम लगेगा। आपके पास कोई डेटा है कि आपने बनाया है क्या कि कितना खर्च हो रहा है, तो आप बताओ, उस हिसाब से होगी। फिर मैंने ये भी आपको बता दिया कि इलेक्शन फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑल्सो अलाउ वोटर्स टू होल्ड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू अकाउंट एंड देयर स्पेसिफिक ग्रीवेंस टू बी। मैं यही बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिक ग्रीवेंस लेके वो कहाँ जाएगा। अगर तुम एक ही जगह पे इलेक्शंस करा दोगे और मान लो कि म्यूनसिपल का उस बंदे को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, उसको लेके ग्रीवेंसेज हैं कुछ, ठीक है, तो वो अकाउंटेबिलिटी कम होती है उससे। फिर ये कह रहे हैं कि फेडरलिज्म का तो है ही कि आप हर स्टेट का अपना एक वो है कि एक कानून बना हुआ है। 7 शेड्यूल की बात करेंगे तो 7 शेड्यूल में लिखा हुआ है कि कहाँ पे कौन कानून बनाएगा। तो यहाँ पे फेडरलिज्म के भी कुछ चर्चे होंगे, उसके लिए अलग से डिस्कशन करेंगे कि फेडरलिज्म पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर आप उसके पावर छीन के बोलते हो कि साइमल्टेनियस इलेक्शन करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली स्टेट और जो म्यूनसिपल है उसको अपनी जो पावर है उसको सरेंडर करना पड़ेगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करना पड़ेगा ना। अभी तक तो है कि जैसे स्टेट में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो पंचायती राज और म्यूनसिपल इलेक्शन कमीशन को हेड करता है, आप सबको पता होगा। अगर आप बोल रहे हो कि स्टेट का भी इलेक्शन और उसके बाद नीचे का भी म्यूनसिपल का पंचायती का भी इलेक्शन एक साथ होना है, तो फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो रोल है, जो पंचायती राज सिस्टम में जो जनरेट हुआ था, वो उसका क्या रोल रहेगा आपको वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें अभी तो इनिशियल लेवल पे हैं, तो बहुत सारी इसमें क्वेरीज क्रिएट होंगे अभी। तो दिस इज ऑल अबाउट वन नेशन वन इलेक्शंस। कुछ और भी पॉइंट होंगे वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो मैंने इसको कुछ पॉइंट बना दिया है कि फेवर में, कि वो सब बता ही दिया कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस। फिर टाइम मैनेजमेंट अगर हो जाएगा, अगर फेवर में है तो पॉलिसी क्राइसिस नहीं होगा, एक ही समय पे होगा तो बार बार वो इलेक्शन मोड में तो रहेंगे नहीं, ठीक है। फिर एफिशिएंसी जो होंगे बढ़ जाएगी, पॉलिसी का पैरालिसिस नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें कुछ फेवर में है और कुछ जो है इसके अगेंस्ट में भी जाती है। जैसे मैंने बोला कि मल्टी टायर्ड गवर्नेंस सिस्टम जो है वो डैमेज होने के कगार पे पहुंच जाएगा। फेडरलिज्म को नुकसान होगा, हर स्टेट और इवन पंचायती, इवन जो लोकसभा और राज्यसभा है, सबके एक अपने दायरे हैं शेड्यूल 7 के अंदर में कि कहाँ पे तुम कौन कानून बनाओगे, कहाँ पे अगर एक दूसरा का कानून बना लिया तो कौन सा कानून प्रिवेल होगा। आप सबको पता है कंकरेंट लिस्ट और जो स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट की बात कर रहा हूँ। तो अगर सबको डिवाइडेड है कि तुम वहाँ पे कानून बनाओगे और तुम किसी का कानून बनाने की क्षमता को छीन रहे हो, तो दैट मीन्स फेडरलिज्म के लिए खतरा है। तो फेडरलिज्म को लेकर भी डिस्कशन होगा ही होगा कि कैसे जो हम फेडरलिज्म है वो यूनिटरी की ओर बढ़ जाएगा। फिर अगेंस्ट द डेमोक्रेसी पार्टी, ठीक है। तो आप ये भी सोचो डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है ये कि आप किसको, ये तो बिना समझा ही दिया आपको, तो कोई बताने की जरूरत नहीं। फिर अकाउंटेबिलिटी बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 82, 83, 356 बहुत सारे आर्टिकल चेंज करने की ज़रूरत है। अगेंस्ट और बहुत सारे हर्डल्स हैं। कमेटी को बैठने देते हैं, कुछ रिपोर्ट देने देते हैं, फिर और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अब ये राइटर ये लिख रहे हैं कि जैसे जैसे इमर्जिंग कंट्रीज जो हैं, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे साउथ एशिया की कंट्री और मोस्टली अफ्रीकन कंट्री की बात कर रहे हैं राइटर, तो उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ता है ना, तो वुमेन को ज़्यादा नुकसान होता है। और इसके बारे में मैंने जेंडर इक्वलिटी के बारे में आपको बार बार बताया हूँ मैंने कि जेंडर इक्वलिटी
और क्लाइमेट का रिलेशन, इससे पहले वाले वीडियो में भी एक बार मैंने आपको बताया था, करंट अफेयर्स में वही आया था कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज होगा ना वो सबसे ज़्यादा वुमेन को इफेक्ट करती है। इन्होंने एक एग्जांपल देके बहुत अच्छा समझाया है, राइटर्स ने, पीएचडी होल्डर्स हैं, तो इन्होंने ये समझाया है कि जो एग्रीकल्चर है उस पर बहुत सारी जो फार्मर्स है, इवन लेबर्स है, वो वुमेन है। और सोचो क्लाइमेट चेंज आया और एग्रीकल्चर को चेंज कर दिया, क्रॉप पैटर्न को चेंज कर दिया। क्लाइमेट चेंज से अभी मेरे को ये नहीं लगता कि क्लाइमेट चेंज समझाऊं कि कैसे क्लाइमेट चेंज होता है, तो आप बस समझो कि क्लाइमेट चेंज ब्रॉड टर्म्स है एक। सो क्लाइमेट चेंज अगर कुछ हुआ और उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे पड़ा, और राइटर कह रहे हैं कि मान लो कि 60% जो लेबर है एग्रीकल्चर में वो वुमेन है। भाई वुमेन को लाइवलीहुड तो यहीं से मिल रहा है ना, वहाँ से वो फूड क्रिएट कर रही है, फूड से वहाँ से वो अपना हेल्थ की सिक्योरिटी फिक्स कर रही है, और वहाँ से वो उसको जो भी न्यूट्रिशंस मिलते हैं वो कुल मिला के एग्रीकल्चर के थ्रू वो मिलता है उनको। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर ही ख़त्म हो गया, या चलो कि एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड चेंज हो गया, तो वुमेन तो गई ना भाई। तो राइटर ये बोला है कि इन एनी केस वुमेन आर द विक्टिम्स, वुमेन जो है वो वहाँ पे विक्टिमाइज हो जाती है। अब ये क्लाइमेट टाइप के विक्टिमाइजेशंस हैं कि क्लाइमेट का, और ये क्लाइमेट को पॉल्यूट कौन कर रहा है, तो उसको समझने की ज़रूरत है कि पॉल्यूशन, इसको क्लाइमेट को जो पॉल्यूट कर रहा है उसमें वुमेन का रोल देखो, और क्लाइमेट से जो कॉन्सिक्वेंसेज हो रहा है उसमें वुमेन का रोल देखो। दो राइटर हैड नॉट मेंशन दैट, लेकिन मैं आपको अपने पर्सनल इस तरीके से चीज़ें बता रहा हूँ कि आप ये समझो कि क्लाइमेट को पॉल्यूट तो कर रहे हैं कि तुम वहाँ पे जाके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बना रहे हो, वहाँ के जो नेचर्स हैं उसको चेंज कर रहे हो, वहाँ के रॉ मटेरियल्स को यूज कर रहे हो, और कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हो जिसकी शायद सोसाइटी को अभी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन तुम दे रहे हो, कैटर कर रहे हो कि लो भाई तुम ये भी ले लो, एट द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट को तुम चेंज कर रहे हो। और उसकी वजह से वुमेन जो है वो एंड कंडीशन में है कि उनकी स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है। अब एक राइटर ने तो एग्रीकल्चर का एक एग्जाम्पल लिया है कि एक एग्रीकल्चर को, अब उसके लिए बोला कि राइटर सॉल्यूशन भी देते हैं कि ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज होगा तो एग्रीकल्चर खराब हो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करो, एक ऐसा एग्रीकल्चर करो जहाँ पे तुमको पता हो कि क्लाइमेट चेंज होगा तो हमको इस टाइप की यहाँ पे पौधे रोपने हैं या इस टाइप के मुझे खेती करनी है, तो वो उसको सस्टेनेबल, जैसे नामसा वामसा पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसमें दिया रहता है कि आपको क्लाइमेट से बेस्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना पड़ता है। तो आपको क्या होगा, तो एक आइडिया हो जाएगा कि अगर इस टाइप का अगर यहाँ पे फ्लड आएगा तो इस समय पे पौधे, फ्लड के बाद ये वाले पौधे रोपने मुझे, ताकि आपकी जो लाइवलीहुड है वो डेंजर में ना पड़े। तो एक तो तुमको ये पूरा कंसेप्ट हो गया कि वुमेन जो है वो इस टाइप के कंडीशन से गुजर रही हैं, राइटर का ये कहना है। फिर राइटर्स कुछ आंकड़े देते हैं कुछ, तो वो आंकड़े बोलते हैं 2019 का ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं, उनका एक आंकड़ा देता है कि 2030 की बात कर रहे हैं, 2030 तक 2.2% ऑफ द टोटल वर्किंग आवर्स वर्ल्ड वाइड विल बी लॉस्ट ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड द प्रोडक्टिविटी लॉस इक्विवेलेंट टू 80 मिलियन फुल टाइम जॉब्स। 2030 तक में 2.5% जो टोटल वर्किंग आवर्स है वर्ल्ड वाइड वो हाई टेम्परेचर से ख़त्म हो जाएगा। अभी हाई टेम्परेचर से अमेरिका में बहुत लोगों की जो हुई है, डेथ हुई है, इवन अमेरिकन्स की डेथ हुई है, चाइना में डेथ हुआ है, लगातार पेपर लिख रहा है, और इंडिया में भी इस बार बहुत लोगों की जो है वो हाई टेम्परेचर की वजह से डेथ हुई है। तो आप इसको समझो कि ये केवल ऐसा नहीं है, क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट ऑल अबाउट फ्लड कि सी टेम्परेचर बढ़ गया तो भाई फ्लड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, डूब जाएगा। क्लाइमेट चेंज इज ऑल अबाउट, कभी कभी टेम्परेचर तेज हो जाएगा, एल नीनो लालिनो दोनों का इम्पैक्ट समझो तुम। तो अब भाई भूखमरी हो गई, मान लो कि प्रोडक्शंस नहीं हुआ, हंगर बढ़ गया, ठीक है, तो वो भी क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट है। तो ये बोलना है कि जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना तो 2.5% लोगों की वर्किंग आवर का जॉब चला जाएगा हाई टेम्परेचर की वजह से, और उसकी वजह से 80 मिलियन फुल टाइम जॉब जो होगा उसका प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा। और ये हम नहीं कह रहे, ILO कह रहा है 2019 की रिपोर्ट में। फिर क्या बोलता है राइटर ये भी समझाने की, बोले ऐसा नहीं है भाई साहब कि साउथ ईस्ट एशिया और केवल अफ्रीकन कंट्री के जो वुमेन्स है वही उससे प्रेरित होंगे, उससे उन्हीं का नुकसान होगा। वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड फेस सीवियर रिस्क टू देयर हेल्थ, सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अक्रॉस द ग्लोब की बात कर रहा है ये, कहीं की वुमेन हो, वुमेन जो होती है वो हायरार्की में उनको नीचे रखा गया है, ठीक है,
उनको उसके लेवल का जो काम मिलता है वो भी नहीं मिलता है, और उसके बाद जो क्राइसिस होंगे उसमें तो सबसे पहले जॉब जो छूटेगा उसी का छूटेगा। सो उन्होंने, राइटर ने इस चीज़ को समझाने की कोशिश किया है। Women are more vulnerable to the climate change because their dependency to natural resources and the labor intensive work for their livelihoods। और लेबर इंटेंसिव वर्क्स करते हैं, स्मार्ट वर्क देते नहीं है। दो द सिचुएशन इज चेंज, अभी धीरे धीरे चेंजेज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जो वुमेन है वो मोर ससेप्टेबल हैं, मोर विक्टिमाइज हैं, उसको इस तरीके से किया जा रहा है। फिर ये बताते हैं कि फिर वुमेन और पैसे का रिलेशन समझाता है कि वुमेन फ्रॉम लो इनकम हाउस होल्ड जो होते हैं वो वुमेन में भी हाई रिस्क पे होते हैं। अब सोचो, एक तो वुमेन है लेकिन वुमेन के पास पैसा है तो थोड़ा सा ठीक है भाई, लेकिन एक वुमेन है जो लो इनकम हाउस होल्ड से आता है। अब क्लाइमेट चेंज हो गया, उसको दूर दूर तक, आपने एक वीडियो देखा होगा कि सर पे वो लेके आधे घंटे तक पानी की तलाश में चल रही है वुमन। तो इस टाइप के जो कुकिंग फ्यूल्स और न्यूट्रिशनल फूड्स एंड फ्यूल्स के लिए अगर ये इतने दूर तक जाएंगे तो एक तो उनको जो उसकी वजह से जो लॉसेज होंगे, जो उनको हीट वेव्स लगेंगे, जो उनको होगा वो, दूसरा उनकी सेफ्टी के लिए भी इशू है कि लॉन्गर डिस्टेंस में अगर वो एवरीडे ट्रैवल करेंगे तो वो ससेप्टेबल हो जाएंगे, उनको लोग एड्रेस कर लेंगे, उसके डिफरेंट के क्राइम होना स्टार्ट होगा। तो हाउ इकोनॉमी इज रिलेटेड टू क्राइम्स, हाउ इकोनॉमी इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, आपको वो भी देखने की ज़रूरत है। तो अपने दिमाग की सारी जो नक्षत्र रेखाएं जो तुम्हारी है ना वो खोल के रखो कि वुमेन केवल ये नहीं है कि जेंडर इक्वलिटी जब पढ़ रहे हो तो केवल एक चीज़ें पढ़ रहे हो। जेंडर इक्वलिटी और इन्वायरमेंट का गोल तुम इसका रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा है कि एक अगर इन्वायरमेंट के साथ छेड़खानी कर रहे हो तो कहीं दूर दराज कहीं वुमेन के साथ तुम नुकसान पहुंचा रहे हो। तो अच्छा इन्होंने लिखने की कोशिश किया है। फिर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द ILO 60% वर्किंग वुमेन, मैंने आपको ये समझा दिया, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। अब UN की एक रिपोर्ट उन्होंने कोट किया है। ILO को तो कोट कर दिया, अब UN को कोट करते हैं। UN को क्या कोट करते हैं? 80% ऑफ दोज डिस्प्लेस्ड बाय क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर आर वुमेन एंड गर्ल। अब तुम रिफ्यूजी वाले कंसेप्ट समझो कि तुमने देखा होगा कि समुंदर में लोग चले जा रहे हैं बहुत दूर तक, उस रिफ्यूजी में तुम चेक करना मोस्टली वुमेन और जो बच्चे होते हैं। तो ये कह रहा है कि UN का एक रिपोर्ट है जहाँ पे जब डिजास्टर, क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर होता है तो वुमेन और गर्ल्स जो होता है उसको ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर एक एग्जाम्पल भी दिया है कि नेपाल में जो भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, उसमें यूनाइटेड नेशन और पॉपुलेशन फंड UNFPF जो है उन्होंने ये बोला था कि जब इस टाइप के एक्सीडेंट वहाँ पे क्राइसिस हुए, अर्थक्वेक हुए, तो वहाँ से लड़कियों को, वुमेन को उठा के ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिए थे लोगों ने। तो ये तो भाई तुमको एविडेंस तुमको बता रहे हैं पूरा कि ये रिपोर्ट है। तो इसका मतलब जब भी क्राइसिस के समय में आएगा तो वुमेन जो है वो सबसे पहला टारगेट होगा। तो फिर और भी बताते हैं, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी निगेटिवली। ये मैंने आपको क्लाइमेट का इम्पैक्ट बता दिया, एग्रीकल्चर का पूरा इम्पैक्ट मैंने बता दिया। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट 130 मिलियन पीपल कुड बी पुश्ड इनटू पॉवर्टी बाय 2050 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इसकी आंसर राइटिंग में आप लोग लिख सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 130 मिलियन पीपल को बात कर रहे हैं 2050 तक क्लाइमेट चेंज के या नेचुरल डिजास्टर से। ये लोग जैसे फूड इन्फ्लेशन इम्पैक्टिंग वुमेन्स की इनक्वालिटी को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। और इसके सॉल्यूशन भी मैंने बता दिया कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करो, ऐसे एग्रीकल्चर जहाँ पे इन्वायरमेंट का नुकसान कम हो। फॉर एग्जांपल, सेवा नाम की एक संस्था है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन करके, जो वुमेन को टीच करती है कि फार्मर को किस तरीके से रिस्पॉन्ड हो शिफ्टिंग क्लाइमेट पैटर्न को लेके। और ये इंडिया की बात कर रहा है कि इंडिया में है वो, कि इन इंडिया सेवा करके एक ऐसा संस्था है जो टीच करता है वुमेन को, वुमेन फार्मर्स को, कि अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो किस टाइप का तुमको वहाँ पे जो है क्रॉप का वो है आपको पैटर्न रखना है। फिर ऐसे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो आप दूसरे लोगों की चीज़ों से सीखो और उसको इंडिया में अप्लाई करो। सो इस टाइप की चीज़ों को उन्होंने क्लाइमेट एक्शंस, इन्वायरमेंट, वुमेन, जेंडर इक्वालिटी और इकोनॉमी को एक जगह पे रख के आपको एक अच्छा सा एक आर्टिकल, एक जो एडिटोरियल देने की कोशिश की है। तो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट, अब ये LPG को आपको पता है या फिर कितना नहीं पता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें कुछ एक डेटा है। ये वाला मैं स्टैटिक्स में पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि एक ये है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आप सबको पता होगा कि भाई सिलेंडर बांटना है अपने को।
तो आप सिलेंडर बांट रहे हो तो सिलेंडर फिल भी तो कराओ। तो राइटर ये लिखते हैं कि 25% ऑफ PMUY कस्टमर टुक नो सिलेंडर रिफिल और जस्ट वन लास्ट। मतलब ये 1.5 करोड़ लोग तो ऐसे हैं कि सिलेंडर ले लिया पर सिलेंडर भराए नहीं। और फिर ये राइटर क्या बोलता है, तो राइटर बोलते हैं कि 2018 में जो सिलेंडर का प्राइस था वो 400 या 500 के आसपास था, और 2023 में ये अप्रॉक्सीमेटली 1100 हो गया, और 200 रुपये भी मोदी जी ने कम किया है अभी सरकार ने, तो उनको 900 के आसपास कुछ पड़ रहा है। तो बोलता है 2 गुना है। 2005 साल में 2018 में कुछ था प्राइस और अभी ये 23 में कुछ है। आपने एक स्कीम स्टार्ट की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्या था वो स्कीम? वो स्कीम ये था कि LPG गैस सिलेंडर को अवेलेबल करना है रूरल और डिप्राइव्ड हाउस होल्ड को। तो आपने सिलेंडर, चूल्हा सब कुछ दिया, लेकिन गैस इतनी महंगी हो गई कि वो रिफिल ही नहीं करा रहे। अब वो आप ही लोग के डेटा है जो राइटर लिखते हैं, मैं वो पढ़ देता हूँ। और राइटर ये कह रहा है कि 2018 वाला कंसेप्ट समझा दिया कि 18 से लेकर 23 में गैस के जो दाम हो गए डबल हो गए हैं, तो इसलिए नहीं भरा पा रहा। दूसरा कि डेटा ये दे रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 1.18 करोड़ हाउस होल्ड जो है, आप 10 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन दिए हो, उसमें से 1 करोड़ की बात कर रहा है ये कि 1 करोड़ फैमिली ने गैस को रिफिल ही नहीं कराया। नो रिफिल वर्ड यूज है 5 साल में भाई। तो दैट मीन्स ये सारे लोग वापस ट्रेडिशनल मेथड पे गए होंगे। दैट मीन्स ये जो फ्यूल, लकड़ी का वुड, या फिर गांव में उसको फोक लैंग्वेज में गोईठा बोलते हैं, आप लोग पता होगा, जो गोबर वोबर से बनता है, या फिर डिफरेंट मेथड्स जो हैं एक खाना बनाने के, तो ट्रेडिशनल मेथड पे ये लोग स्विच किए होंगे। कितने लोग? 1 करोड़ लोग। तो हमारी ये पॉलिसी क्या, इतनी रेलिवेंसी क्या बची इस पॉलिसी की? तो राइटर ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि तुम ये 1 करोड़ की, चलो बात है कि ये 1 करोड़ ये, और अनदर 1.5 करोड़ लोग, तो 1 करोड़ तो गैस ही नहीं फुल कराया, नो फिल में चले गए 1 करोड़। फिर 1.5 करोड़ जो है CR वो एक बार फिल कराया। तो कुल मिला के 5 साल में 1 सिलेंडर चला होगा उसके पास। आप सोच के देखो, तो कुल मिला के 2.5 करोड़ लोगों ने, अगर इन दोनों को राइटर जोड़ता है तो 2.5 करोड़ लोगों ने LPG का जो कनेक्शंस हैं, या तो उनके डोरमेंट हैं, और या फिर वापस से ट्रेडिशनल मेथड पे स्विच किया इन्होंने, किरोसिन तेल पे या फिर चूल्हा पे, कुछ इस टाइप का इन्होंने स्विच किया है। अल्टीमेटली वो वुमेन के हेल्थ को फिर से डैमेज कर रहा है, जो आपका पर्पस था कि वुमेन को हेल्थ फ्री करना है, आपको उस टाइप का कि उसको इस टाइप की इशू ना हो, और दूसरा कि जो पॉल्यूशन हो आपको बचाना था। ये दोनों जो मेथड थे, जो दोनों के लिए जो ऑब्जेक्टिव था PMUY का, वो समहाउ जो है वो जाते हुए नहीं दिख रहा है, सही डायरेक्शंस में नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो राइटर ने केवल इसमें डेटा दिया है, तो आप उसको केवल याद रखना, इसको आप कोड कर। इवन ये 200-200 रुपीज़ सब्सिडी के बाद की बात कर रहे हैं राइटर। सो दिस इज ऑल अबाउट PM उज्ज्वला योजना। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। 25% राइटर कोट कर रहे हैं। आदित्य L1 तो आपको पता है सूरज के पास गए हैं अपना, तो इसमें कुछ बताने की है नहीं है ऑलरेडी। इसके लिए अगर बनाना होगा तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अब इसमें ये स्पेस वेदर का कंसेप्ट है, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसमें आएगा। तो अपना अगर कभी कभी जो है नॉर्थ और साउथ जो पोल होते हैं वहाँ पे वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होते हैं, तो वहाँ से वो आ जाते हैं, ठीक है, जो सोलर विंड्स और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और वो आके अपनी सैटेलाइट के जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं उसको चेंज कर देते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं। तो उसको लेकर आदित्य L1 जो है वो उसको समझाने की कोशिश किया है राइटर ने। और L1 वाला याद रखें कि लैग्रेंज पॉइंट के ऊपर फिर डिस्कशन है, 5 डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। फिर एक इसमें यह है कि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि L1 जो है वो एक 5 पॉइंट में से एक है, लैग्रेंज पॉइंट है। और उसमें क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन है और अर्थ है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, तो वहाँ पे सैटेलाइट को रखना आसान हो जाता है। तो इसीलिए अपन ने L1 चूज किया है। तो बस ये है, इसको याद रखना आप बस। और L1 इसका काम क्या है, तो जो मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो सन के आसपास, उसको खोजना है और उस पर अपने को भेजना है कि उससे अपन सन के बारे में, अलग अलग लेयर्स के बारे में समझें। तो अभी तो इसके लिए तो मैं इतना ही बता रहा हूँ। फिर सोलर विंड मुझे समझाना पड़ेगा, फिर मुझे डिफरेंट सारी चीज़ें की समझा के, फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन समझाना पड़ेगा मुझे उसके लिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि सोलर विंड क्या है।
फिर वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स समझाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेंदी है। मैं इसके लिए अलग से एक बना दूंगा 10 मिनट का वीडियो। इसमें यही है कि इसमें आपको पूछे तो एक सोलर वेदर करके होता है, सोलर वेदर आप अगर पढ़ना चाहें अभी तो ये पढ़ लें। फिर दूसरा सोलर विंड होता है, ये पढ़ लें। फिर इसके जो सन के जो अलग अलग जो होते हैं वो, जैसे कोरोना होता है, फिर स्पेयर्स जो अलग अलग है, फोटो जो स्पेयर्स होते हैं वो पढ़ें। फिर आप ये देखना है कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है, L1 L2 L3 L4 L5 क्या है, ये देखो। तो L1 की बात हो रही है अभी, और मैंने ये आपको समझा दिया है कि दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स सन का और इधर का बराबर हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद ये ऑरोरा के बारे में देते हैं कि वो पढ़ना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नॉर्मल वीडियो करंट अफेयर की वीडियो में कवर होगा नहीं, इसके लिए 10-15 मिनट लगेंगे मुझे। तो आप फिलहाल के लिए आप आदित्य L1 याद रखें। अब ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन ये भी पॉलिटी का सब्जेक्ट है, सेक्युलरिज्म, तो मैं उसको एक लाइन में कैसे समझाऊं, ठीक है। अब ये फ्रांस में ऐसा हुआ क्या है कि जो वर्ड है लाइसाइटे का मतलब होता है सेक्युलरिज्म। तो कैसे इंडिया का सेक्युलरिज्म और फ्रांस के सेक्युलरिज्म में अंतर है। अब बोलोगे कि इंडिया में पहले सेक्युलरिज्म था ही नहीं, बाद में ऐड किया गया है, तो ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी सेक्युलरिज्म जो है इसीलिए लिख दिया गया है। अब उसके ऊपर मैं अलग तरीके से आपको समझा दूंगा कैसे है, नहीं तो आप लोग लिखने लगोगे कि तुमको पता नहीं है, सेक्युलरिज्म था ही नहीं, ठीक है। तो अलग अलग उसमें है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं भी था उससे पहले भी सेक्युलरिज्म था इंडिया, तो उसके लिए अलग इम्पैक्ट है। ये फ्रांस के सेक्युलरिज्म की बात हो रही है। अब अबाया करके वो होता है ना जो वुमेन लोग पहनते हैं ऊपर से नीचे तक ब्लैक कलर का, ठीक है, उसको अबाया बोलते हैं। तो फ्रांस गवर्नमेंट ने जो वियरिंग ऑफ अबाया था उसको रोक लगा दिया है स्कूल में, और ये बोला कि ये जो वायलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ लाइसाइटी को। अब लाइसाइटी आपको समझा दिया, उसका मतलब होता है फ्रेंच वर्ड में कि सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म मीन्स, फिर राइटर बोलता है कि सेक्युलरिज्म का मीन्स होता है कि फ्रीडम टू इमेंसिपेट वनसेल्फ थ्रू द स्कूल्स। अब सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि उसमें फ्रांस में अलग सीन है भाई। स्टेट जो है वो रिलीजन से बहुत दूर रहता है। इंडिया का सेक्युलरिज्म अलग है। जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि कैसे इंडिया का जो है 3 चीज़ों की वजह से इंडिया जो है सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट में भी कूद जाती है कभी कभी। मतलब आपके फ्रीडम ऑफ जो प्रैक्टिस प्रोपोगेशंस और जो कंसाइज है जो आप अपने रिलीजन को जो फॉलो करते हैं उसमें भी कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है। फ्रांस में अलग सीन है, फ्रांस में बहुत दूरी बना के रखते हैं ये लोग, मतलब स्टेट अलग और रिलीजन अलग। लेकिन फ्रांस में भी कुछ चीज़ों को लेके ऐसी है कि मान लो कि इससे पहले भी फ्रांस ने जो है वो जो वुमेन लोग होती हैं, जो मोमडन वुमेन्स होती हैं सर पे जो बांधती हैं स्कार्फ्स, ठीक है, उसको भी हटाने के लिए 2018 या उसमें एक बार कोशिश किया था। और उसके बाद जो पब्लिक प्लेस पे आपको वियरिंग जो अलग अलग जो है जो रिलीजियस चीज़ों को दिखाती है, जैसे आपने कुछ इस टाइप का पहन लिया जो पता चल जाए कि आप क्रिश्चियन हो, तो उसको लेने से मना कर दिया था। तो डिफरेंट चीज़ें हैं जो फ्रांस की जो प्रैक्टिस लगातार धीरे धीरे उसकी ओर जा रहा है। उसका फ्रांस अलग अलग रीजन देता है। फ्रांस ये रीजन देता है कि कैसे मुस्लिम गर्ल्स को एक स्कूल में एक ऐसा हुआ था कि बैन किया था कि लॉन्ग ब्लैक स्कर्ट्स जो होंगे वो आप नहीं पहनेंगे। और फिर फ्रांस ने इसके रीजन दिए, और उसके रीजन उन्होंने दिया, क्या रीजन दिया कि एक टाइप का एग्जाम्पल है कि वो सेट करना चाह रहा है कि बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जो इस टाइप की चीज़ों को करने पे मजबूर कर रहे हैं। जैसे 9/11 का अटैक हो, अफ़गानिस्तान का इन्वेजन हो यूएस के द्वारा, या फिर जो जर्नलिस्ट चार्ली हेब्डो, बहुत पहले के केसेस हैं आपको पता होगा, तो उसको मार दिया गया था। फिर किलिंग ऑफ 3 अभी जो हुआ है, 3 लोगों को चर्च में मार दिया गया नाइसे में। सो एक टाइप का एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है। तो क्या ये इस सब का एक टाइप का ये ऐसा लिखना चाह रहे राइटर, क्या ये ऐसा तो नहीं है कि इससे बदला लिया जा रहा है, क्योंकि बाकी जगह पे तो आप इस टाइप की चीज़ें नहीं कर रहे हो। तो ये लेके फ्रांस के सेक्युलरिज्म जो है वो न्यूज़ में आ गया है। तो हमें ये समझना है कि कैसे जो एक स्टेट है और जो चर्च है फ्रांस में, वो कैसे एक दूसरे के साथ हैं या एक दूसरे के अलग हैं। तो आपको जब भी ऐसी चीज़ें आएँ तो आप ये इंडियन सेक्युलरिज्म वर्सेस फ्रेंच का पढ़ो,
फिर लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, वो जो चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हम फ्रांस से लिए हैं। तो इसका इम्पैक्ट सेकुलरिज्म से कैसे है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों चीज़ें फ्रांस से ही हमने लिए हैं। तो इसका कनेक्शन कैसे इंडियन सेकुलरिज्म और फ्रांस के सेकुलरिज्म के साथ है, तो आपको वो भी देखने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के है कि अबाया को पहनने से मना कर दिया गया है, तो उसको लेके है स्कूल में। अब ऐसा नहीं है कि वो ये चीज़ें कॉलेज में बंद है, कॉलेज में है, क्योंकि एडल्ट हो गए तो आप पहन सकते हो, आपको है जानकारी है। लेकिन स्कूल से अभी प्राइमरीली जो है वो बैन किया गया, स्टेट रन स्कूल से बैन किया गया है। जो जहाँ पे स्टेट के पैसे लगे हैं उस चीज़ों में आपको बोल रहा है कि ये वायलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ लाइसिटी को, दैट इज विच इज द फ्रेंच आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म। बोलते व्हेन यू वॉक इनटू क्लासरूम यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द पीपल्स रिलीजन जस्ट बाय लुकिंग एट देम। आप जब क्लास में जा रहे हो तो आपको देखने से नहीं पता लगना चाहिए कि आप इस धर्म के हो। सेकुलरिज्म मीन्स फ्रीडम टू इमेंसिपेट वनसेल्फ थ्रू स्कूल, ये बता रहा है। एंड कह रहे हैं कि ही डिस्क्राइब दैट कि अबाया एज रिलीजियस जेस्चर्स, अबाया एक रिलीजियस जेस्चर्स है, आप वो पहनते हो तो रिलीजियस जेस्चर्स है, एम्ड एट टेस्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ रिपब्लिकन टुवर्ड्स सेकुलर सेंचुरी एंड द स्कूल मस्ट बी स्टॉप दिस थिंग्स। तो ये है। लेकिन अब इसमें भी राइटर अगर इसमें देखें तो बोलते हैं कि नहीं, ये अबाया को लेके ये न्यूज में है, और ये कह रहे हैं कि जो अबाया ये है वो रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है भाई, ये तो सऊदी सब में, क्राउन सब में जो है लोग हैं वो अबाया को पहनते हैं, और एक टाइप का एक वियरिंग स्टाइल है ये। तो आप इसको उस तरीके से ना देखें कि कोई अबाया पहन लिया तो वो बॉम्बेम हो गया, क्योंकि सऊदी साइड में तो वो स्टाइल के लिए पहनते हैं, तो ये रिलीजियस से कैसे पर्पस रिलेटेड है। तो उन्होंने तोड़ने की कोशिश किया है, लेकिन अब देखेंगे ये फ्रेंच गवर्नमेंट क्या करती है। और फिर बहुत फ्रेंच गवर्नमेंट के डिफरेंट व्यू हैं, 1950 वाला, 1960 वाला, 1989 वाला, कि मैंने आपको स्कार्फ्स वाले बता दिया कि मुस्लिम गर्ल्स स्कार्फ्स पहनी थी तो उसको हटा दिया था। और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी देखते हैं कि, और बहुत सारे जो रीजन्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कशन है कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स जो है फ्रांस में भी बढ़ता जा रहा है, तो उसको देख के भी वो धीरे धीरे उसको बैन करने की 2011 का केसेज है कि वहाँ पे फ्रांस ने बैन कर दिया कि फेस कवर नहीं कर सकते पब्लिक प्लेस पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनका सेकुलरिज्म और इंडियन के सेकुलरिज्म में थोड़े से अंतर हैं, आप उसको पढ़ें। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पॉलिटी की सीरीज में जाएं, सेकुलरिज्म में वहाँ समझाऊंगा। दिस इज ऑल अबाउट फ्रांस वाला। नेक्स्ट, अब ये मैक्रोन साहब आएंगे यहाँ पे, तो ये बोल रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन पे हमारा चेक होगा, हम ध्यान देंगे। और इससे पहले भी जो मैक्रोन साहब थे वो श्रीलंका के टूर किए थे, पापुआ न्यू गिनिया जो है और वेनेटुआ, वहाँ पे वो गए थे वहाँ पे। और ताकि इसलिए गए थे कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो फ्री इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए, वहाँ पे चाइना का दबदबा नहीं होना चाहिए। तो G20 के बाद, मिलने के बाद ये बांग्लादेश जाएंगे। तो आपको पता है कि बांग्लादेश भी जो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उसको मिलने जाएंगे, तो अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर IFF जो इंडियन एयरफोर्स है वो वेस्टर्न एयर कमांड में एनुअल एक्सरसाइज जिसका नाम है त्रिशूल, बस त्रिशूल याद रखिए, ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब CGI साहब 370 पे लगातार ये कह रहे हैं, तो इस पर मैं कितना बताऊँ आपको। अब ये कह रहे हैं CGI साहब, मन तो बहुत होता है कि बता दूंगी, इसमें ये कह रहे हैं कि क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि कश्मीर को चेंज करना, कश्मीर के स्टेटस को चेंज करना पार्लियामेंट के हाथ का पावर नहीं था, पार्लियामेंट के पास था नहीं। कपिल सिब्बल ने ये इस टाइप का आर्गूमेंट दिया था। तो क्या 370 परमानेंट है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है क्या? तो फिर कपिल साहब शांत हो गए, कपिल सिब्बल साहब, कि अब आपको पता ही है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है और उसको, और अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट है, वो उनके पास है कि पार्लियामेंट के पास पावर तो होनी, कहीं तो होगी, तभी तो वो जो आर्टिकल 370 है उसको अमेंड करेगा। तो अगर 370 जो है परमानेंट है तो इसका मतलब वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर हो गया। तो इस टाइप के जैसे क्वेश्चन पूछे DY चंद्रचूड़ साहब, तो शांत हो गए ये, तो देखेंगे। तो 370 पे तो मैं ज़्यादा अभी कमेंट नहीं। फिर विक्रम लैंडर्स डज एज होप, फिर अभी कुछ दिनों के लिए सोने के लिए चले गए हैं लैंडर्स हमारे। और आपको पता ही है कि बैटरी लिमिटेड होता है, तो उतनी बैटरी में जितना दिन चला वो चलेगा, फिर से बैटरी चार्ज होगा तो फिर से चालू होंगे। तो इसमें कुछ नया बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट
विक्रम लैंडर्स। उसके बाद कुछ छोटे मोटे न्यूज़ हैं जो एज यूजुअल मैं आपको 1-2 लाइन में पढ़ देता हूँ कि यूएन न्यूक्लियर एनर्जी रिग्रेट्स बैक टू कोऑपरेशन। अब ईरान को बोला था कि यूएन न्यूक्लियर एनर्जी वाइना वाला कि भाई इतना यूरेनियम मत इकट्ठा करो। अब ईरान से वो खुश नहीं है एजेंसी, तो बोला कि हाँ मैं सारा जगह दिखा दिया था तुम्हें, लेकिन अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ से छिपा के है। तो न्यूक्लियर एनर्जी को लेके ईरान और फिर अमेरिका का रिलेशंस, वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो जाते हैं। फिर इजराइल बहरीन की दोस्ती वापस हो जाएगी, तो देखेंगे, हो जान दो पहले। फिर उसके बाद है नो डील। अच्छा, ये जो टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, आपको रेसिप तैयब जो है वो व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए थे, वही ब्लैक ग्रेन डील्स को लेके। मैंने आपको बार बार बता दिया हूँ कि ग्रेन डील्स वो यूएन ब्रोकर्ड वाला। तो अभी जो है वो यूक्रेन, आपको पता है कि यूक्रेन और रसिया जो है वो बहुत सारे ग्रेन्स जो हैं वो अफ्रीकन कंट्री को भेजता है। जब से झगड़ा हो गया तब से वो ब्लैक सी से पास ही नहीं होने दे रहे हैं, वहाँ बम गिरा दे रहे हैं। तो उसको लेके टर्की साहब गए थे कि भाई जाने दे, नहीं तो फिर फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो उसको लेके थोड़ा सा है। तो पुतिन साहब ने बोला कि नहीं, जब तक जो वेस्टर्न कंट्री जो है मेरे डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा तब तक मैं ये डील जो है ब्लैक ग्रीन डील्स जिसको बोलते हैं उसको मैं कैंसिल रखूँगा। तो इसको समझाने के लिए गए थे तैयब साहब। तो अभी तो फ्लॉप हो गया, देखते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे पेपर। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। अब ये रेगुलर वीडियो आएगा आप सबके लिए, सो आप उसको कंटिन्यू करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हैव अ नाइस डे।